आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 इडुटेरा के बिहार स्पेशल से प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? और इसका सही आंसर हो गया हमारा इनमें से सभी। श्री महेश लाल, श्री कृष्ण सहाय और श्री नंद किशोर लाल, इन सभी ने मिलकर के द टाइम्स पत्रिका के संपादन में सच्चिदानंद सिन्हा का सहयोग किया था। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादन किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1894 में। 1894 में बिहार टाइम्स पत्रिका का संपादन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसमें सहयोगी के रूप में महेश नारायण, श्री नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण सहाय थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1906 में इसका नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था, यानी कि या कह सकते हो कि बिहार टाइम्स का नाम बदलकर द बिहारी कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे? बताना है कि किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। सही आंसर इसका हो गया 1889। 1889 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात अगर बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इन्होंने ही बिहार में बिहार क्रांति की शुरुआत की थी, या कह सकते हो कि बिहार आंदोलन की नींव रखी थी। 19वीं सदी के अंत के आसपास में सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार आंदोलन की नींव रखी और बिहारी टाइम्स पत्रिका का भी संपादन किया था। जिसका पुराना नाम बिहार टाइम्स और बाद में इसका नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया था। दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक निर्वाचन समर्थन का प्रस्ताव लाया गया था? बताना है कि किसके द्वारा पृथक बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा बनाने के लिए समर्थन की मांग तेज की थी दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में। इसका सही आंसर हो गया बी नंबर, सच्चिदानंद सिन्हा ने दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार को पृथक राज्य बनाने की मांग की थी। अब इस अधिवेशन से प्रमुख बातें, सबसे पहली बात कि यह जो अधिवेशन है वो दिसंबर 1911 में था, जो वो 26वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था जो कोलकाता में हुआ था, जो कोलकाता में कराया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विषम नारायण धर के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता 26वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो दिसंबर 1911 में हुआ था वह कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता विषम नारायण धर के द्वारा की गई थी। और इस अध्यक्षता में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह हुई कि इसके अधिवेशन के दूसरे दिन 27 दिसंबर को प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रीय गान का गायन दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर जन गण मन को गाया था। और यह गान
जॉर्ज पंचम के आने के उपरांत गाया गया था, या जॉर्ज पंचम के आने के बाद जो पहली बार जो अध्यक्षता की गई थी उसके बाद इसमें इसे गाया गया था। अन्य प्रमुख बातें में इसमें इम्पोर्टेंट ये था कि 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन, जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, उसे रद्द करने की भी बात कही गई थी। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की थी और इसी अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा बिहार को उड़ीसा से अलग कर एक नया प्रांत बनाने का समर्थन भी किया था, या कह सकते हो उसका मांग भी रखा था। इस समय 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की बात भी कही गई थी। इसके पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, लेकिन 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। किस वर्ष से प्रतिवर्ष 12 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? बताना है कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 12 मार्च को बिहार स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। सही आंसर इसका हो गया 2010 से। 2010 से प्रतिवर्ष हम लोग बिहार स्थापना दिवस को मनाते हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका हो गया 1100 रुपए की राशि विधवा महिलाओं को देने की घोषणा की गई है। बिहार कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय 3 सत्य निश्चय योजना 3 की निर्धारित समय अवधि क्या थी? बताना है कि बिहार में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 7 निश्चय योजना 3 का निर्धारित समय अवधि कितने वर्ष की थी? सही आंसर उसका हो गया 2025 से लेके 2030 तक। 2025 से लेके 2030 तक। बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? बताना है कि बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका हो गया रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। अब बात है कि आखिर ये रवि सिन्हा है कौन? तो यह जानना जरूरी है कि रवि सिन्हा जो थे वो भारतीय रॉ के एक अध्यक्ष हुआ करते थे। भारतीय रॉ के एक अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्हें जासूसी और खुफिया दुनिया में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल होकर के अंडरग्राउंड तरीके से कई ऑपरेशन को सफल किया है। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बताना है कि बिहार सरकार द्वारा 100% यानी कि 100% साक्षरता दर का लक्ष्य कब तक रखा गया है? सही आंसर हो गया 2030 तक। 2030 तक बिहार सरकार ने 100% लिटरेसी रेट रखने का प्रस्ताव या लक्ष्य टारगेट रखा है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है? बताना है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। सही आंसर इसका हो जाएगा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अब बात होती है कि कौटिल्य की पुस्तक, तो कौटिल्य की सबसे बड़ी पुस्तक या इकलौती पुस्तक जो काफी फेमस हुई है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में अब 9 प्रकार के दासों की बात की है और इसमें दासों की एक विशेष प्रकार की कंडीशन बताई है। उनका मानना था कि बेड़ियों और बंधनों में रहने वाले लोग दास नहीं है, बल्कि किसी विशेष परिस्थिति में ऋण, युद्ध या अपराध या स्वेच्छा जैसे कोई कारण से निश्चित समय के लिए अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, वैसे लोगों को वो दास कहते थे। कौटिल्य के 9 दासों में उनका नाम, सबसे पहला नाम उदरदास। ये दास जो माता पिता के से स्वामी के घर में ही पैदा हुए थे। ये दास उन दासों का कहता है जैसे जो दास किसी व्यक्ति के अंदर रहते हैं और उसी घर में उस दास से जो संतान पैदा होती थी उसे उदर दास कहा जाता था। उसके बाद कृत।
में किसी से धन दे करके खरीदा गया जाता था। या कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति को दास बना करके बेचा गया और मैंने उसे धन दे करके उसे दास को घर में खरीद करके लाया, उसे कृतदास। उसके बाद लब्ध, उसके बाद लब्ध दास उपहार या दान में प्राप्त हुआ तो होता था। अगर किसी राजा अपने दूसरे राजा को उपहार के रूप में दासों को बांध करके दासों को देते थे, उन्हें लब्ध दास कहा जाता था। दूसरा दायगत दास जो पैतृक संपत्ति या विरासत के रूप में उत्तराधिकार मिला उसे दायगत दास कहते हैं। उसके बाद दंड प्रणीत दास। उसके बाद अहितक दास। उसके बाद की श्रेणी में ध्वजाहत। उसके बाद स्वयंक्रांता और लब्ध प्रणष्ट। ये कुछ प्रमुख दास थे की श्रेणी है जिन्हें कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मेंशन किया था। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? अगला क्वेश्चन है, कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी? सही आंसर इसका हो गया नान्यदेव ने कर्नाट वंश के शासक थे जिन्होंने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश की अगर स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में की थी, जब पाल वंश का पतन हो चुका था। या पाल वंश के पतन के समय में कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। इसका शासन उत्तर बिहार में तिरहुत या मिथिला का सेक्टर कहलाता था। तिरहुत या मिथिला का सेक्टर हुआ करता था। कर्नाट वंश का शासन तिरहुत या मिथिला का सेक्टर हुआ करता था, जो नेपाल के दक्षिणी मैदानी भाग के आसपास में स्थित था। मिथिला का इस वंश के समय इस वंश को कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा, क्योंकि कर्नाट वंश के दौरान मिथिला भाषा का बहुत ज्यादा विकास हुआ था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। कर्नाट वंश की प्रथम राजधानी सिमरावगढ़ कर्नाट वंश की प्रथम राजधानी सिमरावगढ़ तथा द्वितीय राजधानी दरभंगा को बनाया गया था। द्वितीय राजधानी उसके पुत्र ने बनाया, दरभंगा को बनाया था। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव था। ये उसका पुत्र हुआ करता था। नान्यदेव का पुत्र गंगदेव था, जिसने दरभंगा को कर्नाट वंश की राजधानी बनाई थी। इस कर्नाट वंश का जो अगर बात करते हैं शासन क्षेत्र कितने दिनों तक था, तो वह उस कर्नाट वंश का शासन तिरहुत मिथिला प्रदेश के साथ साथ नेपाल की तराई के तरफ भी था। नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास भी इसका शासन क्षेत्र पड़ा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ? बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? सही आंसर इसका हो गया हरि सिंह देव के शासनकाल में। बिहार में हरि सिंह देव के शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। प्रश्न है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो बिहार में सैनिक आयोजन की अगर बात करते हैं तो बिहार में सैनिक आयोजन कर बिहार को अपने अंदर मिलाने वाला प्रथम शासक इल्तुतमिश हुआ करता था। प्रथम शासक इल्तुतमिश हुआ था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने 1225 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था और दिल्ली सल्तनत में इसे मिलाने का प्रयास किया था। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम था तथा अंदर से हिंदू? यहाँ बात करते हैं कानूनगो की, तो कानूनगो एक भारतीय काफी प्रमुख इतिहासकार हुआ थे। कानूनगो भारत के प्रमुख इतिहासकार हुए थे, जिनका पूरा नाम कलिका रंजन कानूनगो था। कलिका रंजन कानूनगो। उन्होंने शेर शाह के बारे में उन्होंने कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू थे।
कानूनगो का जन्म 1895 चटगांव बांग्लादेश में हुआ था, जो भी फिलहाल बांग्लादेश में 1895 ईस्वी में चटगांव गांव में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में स्थित है। तो कानूनगो ने शेर शाह के बारे में कहा था कि वह बाहर से मुस्लिम है और अंदर से हिंदू। 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को 1607 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी? कुल खां की उपाधि बाज बहादुर को किसने दी थी? सही आंसर इसका हो गया जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने बाज बहादुर को कुल खां की उपाधि धारण कराई थी या उसे उपाधि दी थी। जहांगीर के बारे में अगर बात करते हैं तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, लेकिन इसके पिता अकबर उसे शेखो बाबा के नाम से बुलाते थे। शेखो बाबा के नाम से उसे बुलाते थे। जब जहांगीर गद्दी पे बैठा तो उसने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। न्याय की जंजीर में कहा जाता था कि उसमें 60 घंटियां होती थी। जब भी किसी को प्रॉब्लम होता था तो वो इन जंजीर को खींचकर सीधे राजा को सीधे राजा के पास अपनी पीड़िता को, या कह सकते हो कि जंजीर को खींचता था, जिससे घंटियां बजती थी और उन घंटियों की आवाज से जहांगीर सीधे उनसे मिलने आया करते थे। या इससे कह सकते हो कि यह जंजीर को खींचकर सीधे राजा से न्याय की गुहार लगाई जा सकती थी। इस कला में जहांगीर के समय में मुगल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। मुगल काल में स्पेशली जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। एक अन्य इम्पोर्टेंट बात इसमें याद करना जरूरी है कि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड का फरमान सुनाया था या मृत्यु दंड उन्हें दे दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था? किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित करके उसे मार गिराया था? सही आंसर इसका हो गया सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया और उसे मार दिया था। मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? बताना है कि मांझी व्यवस्था का संबंध किस विद्रोह से है। तो सही आंसर इसका हो गया संथाल विद्रोह से। मांझी व्यवस्था का संबंध संथाल विद्रोह से है। इस विद्रोह की शुरुआत 1855 और 1856 के सेक्टर में की गई थी। 1855 और 1856 इस साल में की गई थी। इसमें मांझी लोगों ने या संथाल लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ, जमींदार और सूदखोरों के खिलाफ शोषण के विरुद्ध उन्होंने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। ब्रिटिश के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ और सूदखोरों के खिलाफ। मांझी व्यवस्था में होता क्या था कि जो सूदखोर होते थे वो 50% से लेकर 500% तक टैक्स वसूला करते थे, और अगर कोई नहीं दे पाता तो उसकी पूरी संपत्ति को रख लिया जाता था या छीन लिया जाता था। तो इसी के विरोध में मांझी व्यवस्था के द्वारा संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। मांझी जो वर्ड दिया गया है यह गांव के मुखिया को कहा जाता था। संथाल लोगों में मांझी गांव के मुखिया को कहा जाता था, जिसके पास प्रशासनिक, सामाजिक और न्यायिक शक्तियों का अधिकार था। मांझी व्यवस्था में गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता था, जो प्रशासनिक, न्यायिक और सामाजिक अधिकार रखते थे। दामिन एक्को क्षेत्र यह एक व्यवस्था थी जो मुख्य रूप से झारखंड के संथाल परगना के द्वारा शुरू की गई थी, जो भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में हुआ करता था। भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में दामिन एक्को क्षेत्र था, जहां पर
दामिन एक्को का एक क्षेत्र था जहां पर इस परगना को या मांझी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इस व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी या इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, संथाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून को 30 जून 1855 में 30 जून 1855 में इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी, जिसमें 4,400 गांवों के लोग ने इसमें भाग लिया था। 400 गांवों के लोगों ने इसमें भाग लिया था इस संथाल विद्रोह में। मुख्य रूप से बात करते हैं इसके नेता की, तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कानू चांद और भैरव थे। सिद्धू कानू चांद और भैरव संथाल विद्रोह के प्रमुख लीडर या संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू चांद भैरव, ये 4 भाई थे। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? बताना है कि पीर मोहम्मद ने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों के बारे में वर्णन किया है। चंपारण के किसानों के बारे में वर्णन किया है पीर मोहम्मद मुनीस ने। तो सही आंसर इसका हो गया प्रताप पत्रिका में। प्रताप पत्रिका में पीर मोहम्मद ने चंपारण के किसानों का वर्णन किया है। प्रताप पत्रिका की अगर बात करते हैं तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। जैसे इस पीर मोहम्मद जो इस पत्रिका को बनाते थे वो चाहते थे कि इसे ब्रिटिश की नज़रों में न आए, इसलिए प्रताप में छोटे छोटे छंद में, या कह सकते हो कि इसके छोटे छोटे छंद बनाए गए थे और उनमें नामों को बदल बदल कर इसे प्रकाशित किया जाता था। जैसे दुखी दुखी आत्मा, दुखी हृदय, इन नामों से नियमित रूप से कुछ लेख उसमें लिखे जाते थे अलग अलग नामों से। उसी क्रम में प्रार्थना लेख, उसी क्रम में 1916 में एक प्रार्थना लेख लिखा गया। 1916 में एक प्रार्थना लेख लिखा गया और इसी प्रार्थना लेख में उन्होंने चंपारण के किसानों का वर्णन किया है। प्रताप पत्रिका में 1916 में एक प्रार्थना लेख लिखा गया। प्रार्थना लेख लिखा गया और इसी लेख में उन्होंने चंपारण के किसानों का वर्णन किया है। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920। खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी? बताना है कि खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो चूंकि यह प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछा गया है तो इसमें बिहार के कुछ प्रमुख लीडर का नाम दिया गया है और इसमें सही आंसर हो गया मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद शाह मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने 1 अगस्त 1920 को मुंगेर से प्रसिद्ध बैरिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने अपने रिजाइन दे दिया, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया। इसके साथ कुछ अन्य नाम भी हैं जो बिहार और सेंट्रल दोनों के लेवल पे है, जो भारत के स्तर पर और बिहार के स्तर पर जिन्होंने अपने पद का त्याग दिया है। जैसे राजेंद्र प्रसाद पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हुआ करते थे, जिन्होंने भी वकालत छोड़ने की ऐलान किया था। अनुग्रह नारायण सिंह, इन्होंने भी अपनी वकालत को छोड़कर चंपारण और पटना में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। पटना और चंपारण में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए अनुग्रह नारायण सिंह। ब्रज किशोर सिंह, गांधी जी के चंपारण आश्रम के समय इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। गांधी जी के चंपारण भ्रमण के दौरान ब्रज किशोर प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। धर्मेंद्र प्रसाद चंपारण और दरभंगा क्षेत्र में सक्रिय थे और इन्होंने भी गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्होंने अपने काम को छोड़ दिया था। इसके बाद अगर सेंट्रल की बात करते हैं या पूरे विश्व भारत के स्तर की बात करते हैं तो उसमें प्रमुख नाम देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्होंने बंगाल में अपनी बेहद सफल और सबसे महंगी बैरिस्ट्री को पूरी तरह से त्याग दिया था। कहा जाता था कि बंगाल में सबसे सफल व्यक्ति थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने भी राष्ट्रीय स्तर पर की अगर बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी अपने वकालत करना उन्होंने छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद कोर्ट के शीर्ष और सबसे रुखदार वकील हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे जो वकालत करते थे, उन्होंने भी वकालत करना छोड़ दिया और ये जवाहरलाल नेहरू के
पिता थे। वल्लभ भाई पटेल, या जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं, ये अपने समय के इलाहाबाद के सबसे सफल क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। और इन्होंने गांधी जी के कहने पर, ध्यान दीजिएगा, ये आपके भविष्य एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है कि सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल ने वकालत क्यों छोड़ी? तो सरदार पटेल ने गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर अपनी वकालत को छोड़ दिया था। और यह अहमदाबाद के प्रमुख क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। बिहार के डुमरांव बिहार के डुमरांव क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताना है कि बिहार के डुमरांव क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर इसका हो गया 1920 में। 1920 में। बताना है कि वर्ष 1932 में बिहार में अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बताना है कि बिहार में अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? और इसका सही आंसर हो गया अंजुमन इलिया मियां हॉल। अंजुमन इलिया मियां हॉल, पटना में 1932 में अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब अगर इम्पोर्टेंट बात की, अगर इस प्रश्न से इम्पोर्टेंट बात, अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि इस अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा राजा राधिका रमन के द्वारा। राजा राधिका रमन के द्वारा किया गया था। राधिका रमन के द्वारा किया गया था। राजा राधिका रमन के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। राजा राधिका रमन के द्वारा। राजा राधिका रमन सिंह के द्वारा। राजा राधिका रमन सिंह ने बिहार में अस्पष्टता निवारण सम्मेलन का आयोजन किया था और इस आयोजन की शुरुआत अंजुमन इलिया मियां हॉल पटना में की गई थी। अब यह इसकी शुरुआत 6 नवंबर 1932 को की गई थी। और सितंबर 1932 में, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, सितंबर 1932 में जो गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, उसी के समकक्ष या उसी से प्रेरित होकर भारत के अलग अलग जगहों पे अस्पष्टता निवारण सम्मेलन शुरू की गई थी या अस्पष्टता निवारण मुहिम चलाई गई थी। और उसी मुहिम में भाग लेते हुए राधिका रमन सिंह ने पटना में अंजुमन इलिया मियां हॉल में इस प्रोग्राम या इस सभा का आयोजन किया था। 1946 कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? बताना है कि जब कैबिनेट मिशन को लाया गया था, तो जब भारत को आज़ादी देने की बात की गई थी, तो बिहार को किस ग्रुप श्रेणी में रखा गया था? सही आंसर हो गया इसका, बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रुप ए में रखा गया था। अब बिहार को ग्रुप ए में रखने का प्रमुख कारण था कि यह एक ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों वाले राज्यों को एक ग्रुप में सेपरेट किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप ए में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत वाले सभी राज्यों को ग्रुप ए में रखा गया था, जिसमें बिहार के अलावा अन्य 5 प्रांत थे, जिसमें बिहार, मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत जो यूपी के में आते थे, संयुक्त प्रांत जो यूपी में था, मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविजन कहा जाता था, मध्य प्रांत जो सेंट्रल प्रोविजन जिसे कहा जाता था, भारत का सेंट्रल एरिया। उसके बाद उड़ीसा, फिर से ध्यान दीजिएगा, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, यूपी का संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत जो भारत के मध्य सेक्टर में जो प्रमुख राज्य हुआ करते थे, क्योंकि उस समय राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसे मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। और मध्य प्रांत और उड़ीसा ये प्रमुख 6 प्रांत थे जिन्हें ग्रुप ए में रखा गया था हिंदू बहुसंख्यक प्रांतों के कारण। ग्रुप बी में मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत थे, जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमांत
और बलूचिस्तान सेक्टर था। ग्रुप बी में मुस्लिम प्रांत थे और ग्रुप सी में उत्तर पूर्व के मुस्लिम बहुसंख्यक, जिसमें बंगाल और आसाम, जिसे बांग्लादेश बाद में बनाया गया, वह बंगाल और असम का भाग था। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? बताना है कि संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुल 36 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल हुए थे और इन 36 सदस्यों में दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जिसे आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 में की जाने वाली प्रथम संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद सभी में अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और दोनों के दोनों बिहार सेक्टर से ही संविधान सभा में भाग लिया था। निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? बताना है कि इनमें से कौन सी कृति है जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है और इसका सही आंसर हो गया पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा का संपादन या पुरुष परीक्षा के राइटर विद्यापति हैं। विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा नामक लेख लिखी गई है। इसके साथ अगर न्याय कंडिका की बात करते हैं तो इसकी रचना 10वीं सदी में दार्शनिक श्रीधराचार्य के द्वारा की गई थी। दार्शनिक श्रीधराचार्य के द्वारा न्याय कंडिका की रचना की गई थी। श्रीधराचार्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी। श्रीधराचार्य के द्वारा न्याय कंडिका की रचना की गई थी। अबहट की रचना भी की विद्यापति ने ही की थी, मगर बात यह है कि अबहट कोई कृति नहीं है बल्कि यह एक कालखंड है। अबहट की रचना भी विद्यापति के द्वारा ही की गई थी, मगर यह कृति नहीं है बल्कि यह कालखंड है जिसमें कई अलग अलग कृतियों की या अलग अलग पुस्तकों की रचना अबहट के विद्यापति के द्वारा की गई है। अबहट कालखंड में अन्य कई कृतियों की रचना की गई है, तो इसीलिए अबहट भी विद्यापति है, लेकिन वह कृति नहीं बल्कि कालखंड है, जिस कालखंड में अब विद्यापति ने दूसरी कई अन्य रचनाओं को तैयार किया है। पावली की बात करते हैं तो पावली शब्द यह सही नहीं पड़ता है क्योंकि विद्यापति के द्वारा पदावली की रचना की गई थी। विद्या के द्वारा पदावली की रचना की गई थी। विद्यापति के द्वारा पदावली की रचना की गई थी और यहाँ केवल पावली लिखा हुआ है, तो सही आंसर इसका हो गया पुरुष परीक्षा की रचना विद्यापति के द्वारा की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर हो गया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उप मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपता है। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बताना है कि किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। क्योंकि बिहार स्पेशल है तो बिहार के बारे में बताना है कि बिहार के किस प्रांतपति ने बिहार में रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। सही आंसर हो गया मान सिंह ने। बिहार में मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन हो गया बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सही आंसर इसका हो गया सी नंबर जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार राजस्व परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से जेम्स अलेक्जेंडर थे। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? बताना है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार सेक्टर में बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सही आंसर इसका हो गया दरिया
खा नुहानी, दरिया खा नुहानी, दरिया खा नुहानी को निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? बताना है कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? सही आंसर हो गया ए नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? सही आंसर इसका हो जाएगा सभी जिले में। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग सभी जिले में। गया, रोहतास, जहानाबाद, गया, रोहतास, जहानाबाद में, गया, रोहतास, जहानाबाद में लगभग सबसे ज्यादा, या कह सकते हो कि सभी जिलों में शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है। लेकिन अगर बात करते हैं विशेष रूप से, तो सबसे ज्यादा कैमूर जिले में, सबसे ज्यादा कैमूर जिले में इसका दिया गया है। सबसे ज्यादा कैमूर जिले में इसका विस्तार दिया गया है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ कैमूर जिला नहीं दिया गया है। तो गया, रोहतास, जहानाबाद में फिलहाल हम सभी में रखेंगे, क्योंकि शुष्क पर्णपाती वन बिहार के सभी जिलों में पाए जाते हैं। लेकिन स्पेशली बात करते हैं तो यह कैमूर में। इसके अलावा जमुई, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा सभी जिलों में इनका विस्तार, लगभग सभी जिलों में इसका शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार है। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताना है कि बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, किस राज्य में है? सही आंसर इसका हो गया वैशाली राज्य में। सही आंसर हो गया इसका वैशाली राज्य में स्थित है। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली राज्य में स्थित है। इसके अलावा बिहार में अन्य अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करते हैं तो प्रमुख में आता है सबसे पहला नाम वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिमी चंपारण राज्य में स्थित है, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, या कह सकते हो टाइगर रिजर्व सेक्टर है, जिसे मान्यता प्राप्त हुआ है, जिसे नेशनल पार्क के साथ मान्यता प्राप्त या नेशनल पार्क की मान्यता दी गई है। बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व सेक्टर को राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। उसके बाद प्रमुख में बात करते हैं कांवर झील। कांवर झील जो ऑक्सबो लेक या रामसर स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। कांवर झील एक ऑक्सबो लेक है, गोखुर झील है, जो प्रमुख रामसर स्थल के रूप में जिसे दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुशेश्वर झील दरभंगा में स्थित है। कुशेश्वर झील दरभंगा राज्य में स्थित है। कुशेश्वर झील दरभंगा राज्य में स्थित है। बिहार में राजगीर की अगर बात करते हैं तो राजगीर में घोड़ा कटोरा झील, राजगीर में घोड़ा कटोरा झील काफी प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस पक्षी विहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी, बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह में प्रवास करते हैं? बताना है कि किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी। तो सही आंसर हो गया बक्सर पक्षी बिहार। बक्सर पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी प्रवास करते हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले में किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंदर में रखा गया है? सही आंसर इसका हो गया जोन 5 के अंडर में। जोन 5 के अंडर में, जोन 5 के अंडर में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिलों को रखा गया है। अब बात करते हैं जोन 5 की। तो जोन 5 को हाईली अलर्ट एरिया के रूप में मेंशन किया जाता है। जोन 5 में कहा जाता है कि यह अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है, या इसे हाई अलर्ट एरिया में रखा जाता है, जहां पर भविष्य में हो सकता है कि 8 रिक्टर स्केल या उससे ज़्यादा की भूकंप आने की आशंका रहती है, कि कहीं कभी भूकंप अगर आएगा तो इन जोन में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले में 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा तीव्रता की भूकंप आने की संभावना है। इसलिए इन एरिया को अत्यधिक उच्च
जोखिम वाले जोन या हाई रिस्की जोन में, वेरी हाई डैमेज रिस्की जोन में इसे रखा जाता है, जो जोन 5 के अंतर्गत में आते हैं। बिहार के किस जिले में तसर रेशम बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है? सही आंसर इसका हो गया भागलपुर जिले में। भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? बताना है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती हैं? इसका सही आंसर हो गया डी नंबर, हनुमान नगर के निकट। हनुमान नगर के निकट से निकलती है। बिहार की कोसी परियोजना की नहरें हनुमान नगर निकट से नगर बैराज से निकलती है, जिससे कोसी बैराज या श्री भीमनगर के बैराज भी कहा जाता है। बिहार की में स्थित कोसी परियोजना की नहर हनुमान नगर के निकट से निकलती है, जिसे कोसी बैराज या भीमनगर बैराज भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी को हनुमान नगर निकट के आसपास को जहां से कोसी परियोजना निकलती है उसे कोसी बैराज या भीमनगर बैराज भी कहा जाता है। कोसी बैराज या भीमनगर बैराज भी कहा जाता है, जो नेपाल के सप्तसरी और सुनहरी जिले से और बिहार में सुपौल जिले के पास से भीमनगर सीमा के पास से हनुमान नगर निकट उस सेक्टर से निकलती है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हनुमान नगर के निकट भीमनगर सीमा हनुमान नगर एक जगह हो गया और वहां पर एक जगह हो जाता है भीमनगर सीमा। वो एरिया एक है जो सीमा है किसका? तो बिहार और नेपाल की, जो सुपौल जिले में पड़ता है। सुपौल जिले में भीमनगर सीमा के पास हनुमान नगर से कोसी परियोजना की नहरें निकलती है और इस कोसी परियोजना को कोसी बैराज या भीमनगर बैराज भी कहा जाता है। कोसी परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। कोसी परियोजना को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी कोसी और पश्चिमी कोसी। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? बताना है कि बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? 35 का, और इसका सही आंसर हो गया बाबर से संबंधित है। बिहार से प्राप्त हुआ द्विभाषी अभिलेख निम्न में से बाबर से संबंधित है। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गण आपूर्ति की संख्या कितनी होती है? बताना कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गण आपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? सही आंसर इसका हो गया सी नंबर, 7 होनी चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गण आपूर्ति की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बताना है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो गया छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। वहीं बात करते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा मृदा की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा मृदा जलोढ़ मिट्टी या जिसे हम एल्यूवल सॉइल कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी एल्यूवल सॉइल या कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी एल्यूवल सॉइल या जिसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं, वह बिहार में सबसे ज्यादा गंगा के सेक्टर में पाई जाती है। मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। बताना है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ क्यों प्रसिद्ध था? सही आंसर हो गया प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ प्रमुख रूप से प्रांतीय प्रशासन का केंद्र माना जाता था। बिहार शरीफ से बाकी सभी जगहों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था देखी जाती थी, इसलिए बिहार शरीफ मध्यकाल में काफी प्रसिद्ध जगह माना गया। बताना है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? सही आंसर इसका हो गया ए नंबर 1987 को बिहार सरकार ने
पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया था। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? बताना है कि निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो गया मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 और 2 में मिलान करना है। तो सबसे पहला दिया गया बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप नीति, तो बिहार स्टार्टअप नीति हो गया 2022 से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में। उसके बाद देखते हैं बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2020 में की गई थी। 2020 में की गई थी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2020 में की गई थी। ऑक्सीजन उत्पाद प्रोत्साहन नीति। ऑक्सीजन उत्पाद प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2021 में की गई थी। ऑक्सीजन उत्पाद प्रोत्साहन नीति की शुरुआत 2021 में की गई थी। और लास्ट बच गया कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई। कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में की गई। तो अब इस तरह से देखिए सही आंसर इसका क्या हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर। पहला का डी, दूसरा के लिए ए, तीसरा के लिए बी और चौथे के लिए सी। सही आंसर हो गया हमारा सी नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? रामवृक्ष बेनीपुरी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से कौन सी हस्तलिखित मासिक पत्रिका प्रकाशित हुई थी? सही आंसर इसका हो जाता है कारागार। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने कारागार नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। निम्न में से कौन बिहार सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजनाओं में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताना है कि कौन सा है जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया बाल विकास और राज्य का विकास। महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में बाल विकास या राज्य का विकास शामिल नहीं है। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? बताना है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो सही आंसर इसका हो गया वृक्षारोपण से इसका संबंध है। मिशन 5.0 का संबंध वृक्षारोपण से है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है कि वाल्मीकि ने जो रामायण का लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, उस रामायण में बक्सर क्षेत्र का कौन से शब्द का वर्णन है? तो सही आंसर इसका हो गया मलद और करुणा दोनों क्षेत्रों का वर्णन वाल्मीकि के रामायण में किया गया है। मलद और करुणा। तो सही आंसर हो गया डी नंबर मलद और करुणा। निम्न में से कौन जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? बताना कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया रोहतास जिला धारवाड़ श्रेणी में नहीं आता है। धारवाड़ श्रेणी में प्रमुख रूप से मुंगेर, जमुई, नवादा, बांका और गया। धारवाड़ श्रेणी में मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और बांका जिला आते हैं। रोहतास जिला धारवाड़ श्रेणी में नहीं आता है। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी किस अन्य नाम से जानी जाती है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया दून घाटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को स्थित शिवालिक रेंज में दून घाटी के नाम से जाना जाता है, जो शिवालिक रेंज के द्वार के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं। शिवालिक रेंज के द्वार के रूप में, यानी कि शिवालिक रेंज का वो रास्ता है। हरहा नदी
को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोवास का सही क्रम क्या है? बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले आता है घाघरा नदी, उसके बाद गंडक, फिर कोसी। तो हमारा सही राज्य हो गया, सही आंसर हो गया 1 2 3। पहले घाघरा, गंडक, उसके बाद कोसी। घाघरा, गंडक और कोसी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम है। बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम के रूप में है? बताना। बिहार में बहने वाली फल्गु नदी निम्न में से किस नदी के संगम का रूप है? कौन सी नदियों का संगम फल्गु नदी है? सही आंसर इसका हो गया मोहाना और लीलाजन। मोहाना और लीलाजन नदी फल्गु नदी के संगम के रूप में जानी जाती है। मोहाना और लीलाजन नदी। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन हो गया। इसके पहले का आंसर हो गया मोहाना और लीलाजन नदी बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर हो गया पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है।